हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो जैसा कि हमारा ये सेकंड वीडियो है क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग की। तो जैसे हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग का वीडियो नाम दे रखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। जैसे हमने मतलब सेट वन की वीडियो बनाई है तो भी हमने उसका नाम दिया हुआ है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो ये सेट टू की वीडियो इसका मैं नाम दिया हुआ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो ये है किसका, ये है BBARL, हमारा जो कोर्स नेम है BBARL इसका। और जो हमारा मतलब बुक कोड है BRL 001, BBRL 001। जो ये क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर है ये 2016 का। मैं पहले बता दूँ, ये क्वेश्चन पेपर 2016 का है। 2016 का क्वेश्चन पेपर 2016। ओवरव्यू ऑफ डिटेलिंग बुक का नाम है। ओवरव्यू हमारा जो BRL 001 बुक है उसका नाम है ओवरव्यू ऑफ डिटेलिंग 2016 क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 2। ये सेट नंबर 2 है। सेट नंबर 1 हमने दिसंबर को दे रखा है नाम सेट नंबर 1 दिसंबर का। सेट नंबर 2 जुलाई वाले बच्चों का पेपर है तो हो रखा है। चलो देखते हैं। तो ये रहा हमारा सेट टू। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ, उससे पहले हम देखते हैं चलो कि क्या क्या है। तो मतलब ये हमारा जो देखिए लिखा है टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2016। जो हमने इससे पहले जो वीडियो लॉन्च की थी वो किसकी थी, दिसंबर वाले बच्चों की थी 2016 के, है ना। ये है जून 2016, मतलब 2016 में जो पेपर हुए होंगे, है ना। तो दो पेपर हुए होंगे, एक तो जून वालों के दिसंबर वालों के। तो मैं दिसंबर वालों को नाम दिया सेट ए, और जो जून वालों को उनका नाम दिया ना सेट टू। तो मैंने सेट ए की वीडियो लॉन्च कर दी है पहले ही, मतलब अपलोड कर दिया चैनल पे पहले ही। अब सेट टू की वीडियो बना रहा हूँ, हाँ। तो ये हमारा बेसिकली इतना। और ये है BRL 001 जो लिखा है अपना अपना नाम लिखा है, वो बुक कोड का नाम लिखा है अपना। फिर है डिप्लोमा इन डिटेलिंग BB इन डिटेलिंग हमारा कोर्स का नाम। टर्म एंड एग्जामिनेशन जून वाले बच्चों का 2016 का BRL 10 और व्यू डिटेलिंग बुक का नाम। 2 घंटे मिले हैं, है ना, 2 घंटे मिले हुए हैं। और अपना ये रहा कोड है ना, ये कोड है, ये हो रहा सेट कोड। तो सेट कोड क्या देखते हैं चलो, 00127, ये हमारा बुक का कोड है। और नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस 2 है, बेसिकली इतना ही था इसमें। और फिर नोट पढ़ते हैं कि नोट क्या क्या है। तो नोट है कि इससे पहले 2 घंटे मिलते हैं पेपर देने के लिए हमें, हाँ। 50 मार्क्स का पेपर होता है। नोट ए अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, मतलब 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, मतलब 8 क्वेश्चन है हमारे पास, 8 में से हमें 5 ही करने हैं। जो 5 अच्छे से आते हैं वो करने हैं। और 8 के 8 क्वेश्चन 10 मार्क्स हैं, 10 मार्क्स हैं। तो हमें 5 ही क्वेश्चन करने हैं, मतलब 50 मार्क्स का पेपर है। और जो अच्छे से उनको पाँच पाँच मतलब 5 क्वेश्चन आपको आते हैं, 5 अटैम्प्ट कर लो, 50 मार्क्स आपको पेपर खत्म हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, वट आर द डिफरेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसेंट ग्रोथ ऑफ रिटेलिंग इन इंडिया। हाँ, पहला क्वेश्चन ये आता है कि मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 चीज़ पूछे हुए हैं। दूसरा है एक्सप्लेन दी चैलेंज फेस बाय द रिटेलर्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो हमने पहले शुरू करता, चलिए आ जाइए। तो चलिए देखते हैं कि मतलब जो हमारे वो थे ना, कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे ग्रोथ के लिए। तो हम लिखेंगे सबसे पहला 90s, वो सॉरी 1990 में न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आई थी, याद ही होगी आप लोगों को, है ना। न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आई थी जिसके अंदर हमने क्या कहा था, लिबरलाइज कर दिया गया था किसको, लाइसेंस प्रोसेस को, ग्लोबलाइजेशन को और FDI को। मतलब कर दिया था कि आप आ जाओ हमारे पास शॉपिंग कर लो। उसमें 3 लॉ आए थे, LPG। लिबरलाइज कर दिया था, प्राइवेटाइजेशन कर दिया था और ग्लोबलाइजेशन कर दिया था। ये इसने मतलब टूमेंडस कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब इफेक्ट दे दिया किस में, ग्रोथ में, किसी के रिटेल सेक्टर में। क्योंकि हमने बोला कि लाइसेंस प्रोसेस हटा दिया कि जिसको करना है रिटेल बिजनेस ओपन कर लो, बिजनेस दिक्कत नहीं है। प्राइवेटाइजेशन कर दिया, मतलब कह दो से गवर्नमेंट जो कंपनी थी उसने अपने आप के 51% सारा शेयर प्राइवेट को बेच दिए। और ग्लोबलाइजेशन कर दिया, मतलब बाहर की विदेशी कंपनी को इंडिया में इन्वाइट कर दिया, इंडिया की कंपनी ने बाहर विदेश में बेच दी, मतलब बिजनेस करने के लिए। तो इससे FDI इनकम हुई बहुत ज़्यादा हमारी। पहला फैक्टर ये लिख सकते हैं। दूसरा क्या, फिर हमने जो अपना वो था ना क्या उसको 90s के, मतलब जो हमने रिटेल सेक्टर में इस पर हमने कर दिया क्या तो इसको, बेसिकली इसे क्या कहेंगे, हमने अपना जो ध्यान था फिर प्राइवेट सेक्टर पे जब आया गवर्नमेंट सेक्टर का, तो फिर क्या हुआ, उसकी जो मूवमेंट स्पीड थी किस में, डेवलपमेंट में, वो इंक्रीज़ हो गई। सिंपल ही बात है, जब गवर्नमेंट में काम जीरो होता है तो फिर इसने गवर्नमेंट ने प्राइवेट को भेज दिया, तो प्राइवेट में काम तेज़ होने लग गया। बेसिकली ये था इसका पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं इंक्रीज़ होने में, जब हमने जब जब हमारी जो
जब नंबर 1 आया एलपीजी वाला आया, तो हमारे जो क्या थे, जो हमारे वर्कफोर्स था, पहले क्वालिफाइड नहीं था, अब क्वालिफाइड हो गया, क्योंकि पहले पर दिमाग खुला नहीं था इतना कि हम रिटेल बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन अब हम रिटेल बिजनेस कर सकते हैं। हाँ, फिर चौथा फैक्टर हो सकता है कि इनमें जो होता है, जो हमारा किसमें रिटेल सेक्टर में ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है। लोगों को पता होता है कि मैं अच्छे तरह से दुकान खोल लूँगा तो चलेगा ही चलेगा, डूबेगा नहीं, है ना। ट्रस्ट तो है किसके प्रति, रिटेल के प्रति ट्रस्ट तो है हमारा बहुत ज़्यादा, कि हम खोल लेंगे और हार्ड वर्क करेंगे तो अपना क्या कहते हैं उससे रिटेल को अपना क्वालिफाई कर पाएंगे और अच्छे लेवल पे चला पाएंगे। और पाँच होता है टाइम सेविंग। टाइम सेविंग इज़ द मेन फैक्टर कि लोगों ने रिटेल में मतलब जो क्या कहा कि लोग सोचते थे कि मैं 10-10 घंटे काम करूँगा जॉब में जाके, तो ये तो उसमें भी था, पहले साइड में भी था कि मतलब लोग ज़्यादा जॉब प्रेफर करते हैं, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि 10-10 घंटे काम करूँगा, उससे टाइम सेविंग मैं रिटेल सेक्टर में कर लूँगा। रिटेल सेक्टर सबसे बड़ा टाइम सेविंग होता है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि मैं पूरा टाइम सेविंग कर लूँ, अपना रिटेल बिजनेस खुद खोल के घर में बैठ जाऊँ। तो ये सब फैक्टर्स थे कुछ ज़्यादा ही। फिर किसमें, ये हमारे इंप्रूवमेंट में थे, ये हमारे वो थे क्या तो से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चैलेंजेस इंक्रीज इन रिटेल इंडिया। ये फैक्टर्स है जिन्होंने हमारे रिटेल सेक्टर को इंडिया में इंक्रीज़ किया। उसके बाद दूसरा क्या पूछा है इसने, देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन दी चैलेंजेस फेस्ड बाय द रिटेलर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो चैलेंजेस बहुत सारे थे। सबसे पहला चैलेंज क्या था, सबसे पहला चैलेंज लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना, इन्वेस्टमेंट नहीं थी। लैक ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगभग एक ही पार्ट है, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट में सोचेंगे पैसे को लेंगे, हम मनी को एक्सप्लेन करेंगे, और कैपिटल में क्या लेंगे, हम एसेट्स को एक्सप्लेन करेंगे कि बिल्डिंग नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज कि नॉलेज नहीं थी। हाँ, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और लैक ऑफ रिसोर्सेज, ये सब लिखोगे ना, मतलब रिसोर्सेज, इन सब 5-6 चीज़ों को एक्सप्लेन कर दोगे, मतलब 5 चीज़ होने पॉइंट उसमें एक्सप्लेन कर दिए किसमें कि कौन से फैक्टर हमारे रिटेल सेक्टर को इंक्रीज़ किया इंडिया में, कौन से 5 फैक्टर ये लिख देंगे कि ये फैक्टर हैं जिनसे मतलब रुकावट आ रही है रिटेल को इंडिया में ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। ये वो फिर एग्जाम्पल लिख देंगे, एग्जाम्पल पर लिखने के लिए तो फिर लिख देना लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट में मतलब लिखना ज़मीन वमीन नहीं होते, लैक ऑफ कैपिटल लिखना पैसे सेट्स में सेट्स नहीं होते, फिर वही लिख देना। और फिर मतलब लैक ऑफ टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी नहीं होती, लैक ऑफ नॉलेज में एजुकेशन नहीं होता इतना, और लैक ऑफ रिसोर्स में हमारे पास रिसोर्सेज कमी होती है। इनको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर दीजिए तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था पहला। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन दी वेरियस टाइप्स ऑफ पीडीएफ फॉर्मेट्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो हम पहले सेकंड का ये पार्ट कर लेते हैं, 2 पार्ट है जैसे आप देख सकते हैं। तो पहला पार्ट हम कर देंगे स्टार्ट, 5 मार्क्स होते हैं तो 5 पार्ट एक्सप्लेन करेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहला आ जाएगा कन्वीनियंस स्टोर, जो घर के आसपास खुले होते हैं। फिर आता है डिपार्टमेंटल स्टोर, जो छोटे होते हैं स्टोर, लेकिन उसमें क्या ना से सारे टाइप के सामान मिल जाते हैं, बेसिकली दाल चावल मिल जाता है। फिर आता है रूरल रिटेल, जो रूरल रिटेल जिसमें आपको बेसिक डेली सामान मिलते हैं। फिर चौथा हाइपर मार्केट, पांचवा सुपर मार्केट। ये 5 टाइप के स्टोर आप एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ये देखिए डिटेल 5 टाइप के डिटेल फॉर्मेट यही है। पहला कन्वीनियंस स्टोर, जो छोटे से होते हैं, घर के आसपास खुले होते हैं। फिर आता है हमारा क्या, ये डिपार्टमेंटल स्टोर, ये बेसिकली 1-2 मंजिल के होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, इसमें डेली बेसिक सामान मिल जाते हैं। फिर आता है रूरल रिटेल, इसमें बेसिकली हमारा जो डेली लाइफ का आइटम होता है वहाँ पे वो मिल जाता है हमको। फिर आता है हमारा हाइपर मार्केट, जो थोड़े बड़े होते हैं 5-6 मंजिला। फिर सुपर मार्केट, जिसमें मॉल कह सकते हैं। हाइपर मार्केट और सुपर मार्केट में डिफरेंस करना इतना ईजी नहीं है, लगभग दोनों सेम साइज सेम रिसोर्सेज होते हैं। बेसिकली दोनों काफ़ी बड़े फॉर्मेट के रिटेल सेक्टर हैं इंडिया में, हाइपर मार्केट एंड सुपर मार्केट्स। तो इतना ही था, इसको ज़्यादा क्वेश्चन था नहीं इसमें। तो फिर आता है बी पॉइंट में स्टेट दी वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व सोर्सिंग प्रोसेस। तो ये मेन क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का ही है, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी मेन है। मैं आपको शुरू से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आता है कि हाँ, चेक ऑफ रिसोर्सेज, क्या पास रिसोर्सेज इन्वेस्टमेंट कितना है, कुछ भी सामान पैसे मंगाने से पहले हम ये करते हैं, ठीक है। फिर आता है चेक दी आइटम इन विच वी डीलिंग, कि कौन कौन से आइटम से हम डीलिंग कर रहे हैं उनको चेक करना। सोर्स कुछ मंगाने से पहले देखेंगे ना कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। फिर देखेंगे नीड ऑफ विच आइटम, फिर हम देखेंगे हमें नीड किस चीज़ की है। ये तो नहीं हमें कंप्यूटर चाहिए हम लैपटॉप मंगा लेंगे, ऐसे नहीं हो सकते ना। फिर देखेंगे ट्रेंड्स ऑफ रिटेलिंग, मतलब किस में ट्रेंड चल रहा है। बेसिकली अभी ट्रेंड चल रहा है लैपटॉप का, तो हम कंप्यूटर मंगा के रख नहीं लेंगे दुकान पे, लैपटॉप ज़्यादा बिक रहे हैं तो लैपटॉप मंगाए ना, बेसिकली ट्रेंड ज़्यादा इसका है। फिर 5 में है फाइंड दी वेरियस टाइप ऑफ वेंडर जो विच प्रोवाइडिंग सेम क्वान्टिटी, मतलब फिर देखेंगे हम कौन कौन से वेंडर हमको सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, चीप प्राइस पे कौन दे रहा है और सबसे अच्छी क्वालिटी कौन दे रहा है। जो हमको चीप प्राइस में सबसे अच्छी क्वालिटी देगा हम उससे कॉन्टैक्ट करेंगे। फिर हम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कॉल करेंगे, जैसे हमने कॉल किया वेंडर को,
हम हैं रिटेलर, हम हैं रिटेलर ने कॉल किया वेंडर को, वेंडर ने मेरे से सामान हमें बात हो गई, इतने से मैं दे रहा हूँ, इतना वो दे रहा हूँ, इससे मैं ट्रांसपोर्टर फैसिलिटी के साथ हमारे दुकान पे भेज दिया रिटेलर के पास। ये था मतलब 5 पॉइंट में, आप 5 पॉइंट लिख रहे थे, 5 पॉइंट में से उत्पन्न कर दीजिए ना। 5 पॉइंट मैंने इसलिए लिखा कि 5 मार्क्स का है, और 5 में से पॉइंट ऊपर भी लिखे हैं, 5 पॉइंट नीचे भी लिखे, 10 मार्क्स के 10 पॉइंट हो गए, काफ़ी है। इसको अच्छे लेवल पे एक्सप्लेन करना, क्योंकि आप कॉलेज में ये नहीं कि एक पॉइंट लिख दोगे तो हो जाएगा, एक पेज लिखना होगा आपको, क्योंकि आप कॉलेज में बेसिकली बात तो है ही। तो तीसरा क्या है, तीसरा है व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेटिंग डिटेल प्राइस। ठीक है, कौन कौन से हम मेथड से अपना प्राइस डिटेल, सामान का प्राइस से लगते हैं दुकान। ठीक है, और फिर इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन दी हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करें। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है अभी, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लगते हैं क्या, पहले हम लगते हैं एवरीडे रो प्राइस, एवरीडे रो प्राइस। ठीक है, मतलब हर दिन हम प्राइस का क्या, दुकान में जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या करते हैं, लो करते हैं। एवरीडे लो प्राइस, लो प्राइसिंग से हम चलते हैं। ठीक है, मतलब क्या कहेंगे इसको, हमने ऐसे रख दिया आज 10 रुपये कर दिया इस आइटम का दाम, इस आइटम का देखो 12 रुपये, फिर 14 रुपये, फिर 16 रुपये। ऐसा हम क्यों करते हैं, अब एग्जाम्पल में लिखेंगे। जैसे हमने 20 रुपये का सामान लिया है, हाँ, तो हम सोचेंगे शुरू में क्या करेंगे, 4 में बेचे, 6 में बेचे, फिर 8 में बेचे, फिर 10 में बेचे। ऐसे क्या होता है कि जो हमारे जब हमने कैपिटल लगाया है शुरू में रिसोर्सेज को परचेज़ करने में, वो हमारी रिसोर्सेज जितने हमने लगाए हैं 20 रुपये लगाए हैं, उसको हम शुरू में करिए उसे मांग लेते हैं, मतलब निकल जाता है सामान बेचने से। जैसे हमने 20 रुपये सामान लगाया और यहाँ पे सोच लो हमारा 20 रुपये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब हमारा टाइम आया प्रॉफिट कमाने का, तो हम कर देंगे 12 रुपये, 14 रुपये, फिर कोई सामान 20 वाला सामान इतने में बेचेंगे, 12 रुपये में, 14 रुपये में। इससे क्या होगा, जो हमारी इनकम होगी ना वो इंक्रीज़ होगी पहले, लेकिन हमारा जो जितना हमने लगाया इन्वेस्टमेंट किया उसमें वो रिकवर हो जाएगा। पहला था एवरीडे लो प्राइस, फिर दूसरा पॉइंट आता है हमारा हाई टू लो, ये नेट अपोजिट है उसका। जैसे हमने पहले किया था 10 से 12 रुपये किए थे ना, लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं हाई टू लो, 12 से 10 करते हैं। मतलब इसमें हम चाहते हैं कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, क्या जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, जो मतलब 20 रुपये हमने सामान लाने में दिए हैं 20 रुपये, वो हमारा शुरू में रिकवर हो जाए। मतलब हमने 20 वाला सामान 22 में बेच दिया, 20-22 में बेच दिया, तो हमारा जो 20 रुपये हमने इन्वेस्टमेंट किए थे सामान लाने में वो शुरू में निकल गई। उसके बाद हमारा जो जितना सामान बचा हुआ 20 रुपये में जो लाए थे उसको हम बेच देंगे 12 रुपये में, 10 रुपये में, 8 रुपये में, 6 रुपये में। इससे क्या होता है, बेसिकली हमारा जो होता है ना प्राइस, ये हमारा प्रॉफिट आता है। मतलब हम चाहते हैं कि जितना हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है वो हमारा शुरू में निकल जाए। जितना हमारा कैपिटल इनकम शुरू में निकल जाता है ना, तो इससे हमारा ये फ़ायदा होता है कि हमारे पे प्रेशर नहीं होता कि हमें प्रॉफिट कमाना ही कमाना है। तो इससे ये हो जाता है कि हमारा जो तुम्हें इन्वेस्टमेंट लगाई है वो हमारी रिकवर हो जाता है सारा इन्वेस्टमेंट एट अ टाइम, क्योंकि हम सामान पहले हाई प्राइस में बेच देते हैं, फिर बचता है वो जो जितना सामान बचता है उसको फिर हम लो प्राइस में बेच देते हैं। फिर आता है तीसरा, ये मेन पॉइंट है काफ़ी, लॉस लीडिंग प्राइसिंग। बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, अपना सामान हम कम प्राइस से बेचते हैं। हमने 20 रुपये मंगा लिए, ठीक है, तो हम अपना सामान हम बेच देंगे 18 में ही बेच देंगे, 16 में ही बेच देंगे, 14 में ही बेच देंगे, 12 में बेच देंगे। अब फिर आप लोग पूछेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम तो 20 रुपये में लाए तो 2 रुपये घाटा में क्यों बेच रहे हैं। लेकिन वो दिमागदार है कंपनी, वो अपना किसी भी चीज़ में घाटा नहीं देखती। बेसिकली लॉस लीडिंग प्राइस वो इसके लिए करती है, जैसे कोई कंपनी नहीं खुली है मार्केट में। चलो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक कंपनी आई है, ठीक है, ये कंपनी है, ये मार्केट में नहीं है, ये बेचते हैं आईफोन बेचते हैं, चलो ठीक है एग्जाम्पल लिया मैंने, आईफोन बेचते हैं, ठीक है, और ये कंपनी नहीं खुली है, न्यू कंपनी है, ठीक है, ये ओल्ड कंपनी है, ये बड़ी सी बिल्डिंग है इस ओल्ड कंपनी की, ठीक है, ये बड़ी बिल्डिंग है ओल्ड कंपनी की, ये भी आईफोन ही बेचती है, ठीक है। तो लेकिन ये नई ओल्ड कंपनी है, आईफोन 60,000 में बेचती है, एग्जाम्पल लिया है 60,000 में, और जो न्यू कंपनी बेचती है वो अपना आईफोन 50,000 में बेच देती है। तो इससे क्या होगा, जो भी आईफोन लेने जाएगा, ये तो है नहीं वो 60,000 रुपये लाया वैसे स्पेंड कर देगा कि ले ले मुझे आईफोन दे दे, नहीं, वो पहले इस पर भी जाएगा पूछेगा आईफोन कितने है, इस पर जाके पूछेगा आईफोन कितने हैं, क्योंकि वो 60,000 रुपये अमाउंट पे कर रहा है आईफोन लेने के लिए। तो दोनों कंपेयर करेगा, वो देखेगा दोनों कंपनी सेम चीज़ दे रही है आईफोन, हाँ, लेकिन ओल्ड कंपनी 60,000 में दे रही है, न्यू कंपनी 50,000 में दे रही है। तो कोई भी जाएगा तो क्या करेगा, न्यू कंपनी भी जाएगा, ओल्ड कंपनी में लेगा नहीं सामान, क्योंकि 60,000 10,000 रुपये बचेगा, 10,000 जाके खा पी लेगा वो। तो इससे क्या होता है, ये अपने बेसिकली ये हम मतलब लॉस लीडिंग प्राइसिंग स्टार्टिंग में करते हैं। इससे होता क्या है, जो हमारे न्यू कस्टमर बिल्डअप होते हैं, जो कस्टमर को बिल्डअप करने का तरीका होता है। फिर आता है स्कीमिंग प्राइसिंग, स्कीमिंग प्राइसिंग बेसिकली ये भी हमारा हाई टू लो का ही, बेसिकली हाई टू लो का ही होता है। इसमें भी हम पहले सामान अपना हाई सामान हाई पे से बेच के
फिर अपना हम जो हमारा जितना कॉस्ट लगा होता है उसको हम फिर अपना वो निकाल लेते हैं अपना फिर प्रॉफिट में। फिर आता है लास्ट पार्ट में 5 चीज़ बता रहा हूँ आपको। प्रिस्टिंग प्राइसिंग या स्पेलिंग चेक लेना बुक में इसकी। तो इसमें होता क्या है, जो हम हाई क्वालिटी ऑफ गुड बेचते हैं एट हाई प्राइस, जैसे आईफोन हाई क्वालिटी ऑफ गुड है, हाँ, तो हम इसको हाई प्राइस पे बेचेंगे, लो प्राइस पे नहीं बेचेंगे। जैसे हाई क्वालिटी ऑफ गुड प्रोवाइड करना हाई प्राइस के ऊपर। ये 5 स्टाइल ऑफ प्राइसिंग थे। तो एक और मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये हमने 5 बता दिए हैं। लेकिन सबसे मेन पॉइंट है ना, जो प्राइसिंग का स्टाइलिंग का लिस्ट होता है, वो सबसे मेन पॉइंट है 6 पॉइंट, जो होता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग मैंने एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर 8 प्राइसिंग लिस्ट आते हैं बेसिकली। ये तो 5 बता दिए मैंने टाइप, ये है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग टाइप होती है, जिसके अंदर 8 टाइप और होते हैं। इसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल है, वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया इसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे टाइप ऑफ प्राइसिंग करते हैं। प्रेस्टेज प्राइसिंग होती है, लो टू प्राइसिंग, हाई प्राइसिंग, ऑड इवन प्राइसिंग, इवन ऑड प्राइसिंग, और कंटिन्यूस प्राइसिंग और कंटिन्यूस लॉस प्राइसिंग, कॉन्स्टेंट हाई प्राइसिंग। ये सब साइकोलॉजिकल प्राइसिंग के अंदर आते हैं, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग के टाइप होते हैं। तो अगर आप 5 उन पॉइंट को भी एक्सप्लेन करते हैं ठीक से, और इसका भी थोड़ा सा लिख देते हैं, तो फिर 6 टाइप लिखे हैं बुक में प्राइसिंग स्टाइल के, तो 6 के 6 टाइप बता दिए। लेकिन 6 टाइप में साइकोलॉजिकल टाइप होता है, जिसके बहुत सारे टाइप होते हैं। फिर आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन, हुआ था नहीं है, हाँ तीसरा क्वेश्चन कर लिया। अब हमारा चौथा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इन्फ्लुएंस सिचुएशन वेरिएबल ऑफ रिटेल कंज्यूमर शॉपिंग बिहेवियर। बेसिकली मैंने आपको अपने सेट 1 में बता दिया कि हम कंज्यूमर को बिहेवियर को कैसे पढ़ते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मैं चाहता नहीं कि वापस एक्सप्लेन करूँ। अगर आपने नहीं देख रहे तो प्लीज़ आकर सेट 1 में देख लेना। कि मैं वैसे ऊपर ऊपर बता देता हूँ कि जो कस्टमर की बजटली हिसाब से उसकी नीड और वांट के हिसाब को फाइंड करके उससे प्रॉपर ग्रेडिंग करके उसकी अपने बिहेवियर को अपना जज करके, मतलब क्या चाहता है, कौन सा काइंड ऑफ कस्टमर है, सब कुछ देख के हम उसे सामान प्रेफर करते हैं, अल्टरनेटिव दिखाते हैं। यही होता है बेसिकली इसमें। डिस्क्राइब इन्फ्लुएंस सिचुएशन वेरिएबल रिटेल कंज्यूमर शॉपिंग बिहेवियर, यही बेसिक होता है। ये मैंने पार्ट 1 में बता चुका हूँ, और आपने नहीं जाकर पार्ट 1 लिख लेना सेट 1 में। अब सेट 2 का क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द फैक्टर विच प्ले द सिग्निफिकेंट रोल इन चॉइस द स्टोर लोकेशन। ये क्वेश्चन काफ़ी मेन है, चलो मैं इसको शुरू से बताता हूँ एक्सप्लेन करके। देखिए ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, लेकिन आ भी सकता है 10 मार्क्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहले क्या करना है कि प्रोडक्ट विच इन विच डीलिंग, इन विच हम कौन सा प्रोडक्ट में हम डीलिंग कर रहे हैं। जैसे कि हम डीलिंग कर रहे हैं किसमें, ठंडियों के कपड़े में, ठीक है। तो हम इतने बेवकूफ़ तो है नहीं कि हम ठंडी का कपड़ा के राजस्थान में खोल देंगे, क्योंकि राजस्थान में तो कम गर्मी, ज़्यादा गर्मी होती है, ठंडी कम होती है, तो सिंपल सी बात हमारा बिजनेस वहाँ पे कम चलेगा। तो पहले हम प्रोडक्ट डीलिंग किसमें कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट में हम डीलिंग कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट में हम जाके करते हैं ना सामान, एरिया चॉइस करते हैं। फिर आता है टाइप ऑफ कस्टमर, वहाँ पे कौन से टाइप ऑफ कस्टमर आता है, ज़्यादा अमीर, ज़्यादा गरीब, या फिर ज़्यादा अमीर, ज़्यादा गरीब, या बीच लेवल वाले के। फिर हम देखते हैं कौन से टाइप ऑफ कस्टमर वहाँ पे रहते हैं। फिर आता है हमारा, हाँ, फिर उसके बाद आता है हमारे पास कैपेसिटी ऑफ वो क्या, कैपेसिटी ऑफ कंज्यूमर, कि कंज्यूमर कितना पैसा स्पेंड करने को रेडी है वहाँ पे, ठीक है, कि ज़्यादा पैसा रेडी करने को रेडी है या नहीं है, फिर कितना कम, या फिर बीच में रेडी करने को रेडी है। फिर आता है कॉम्पिटिटर, कि कॉम्पिटिटर कितना है वहाँ पे स्टोर लोकेशन खोल तो लेंगे, वहाँ पे कॉम्पिटिटर कितने हैं। फिर 5वां पॉइंट आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कैसी है। 6 आता है रोडवेज कैसे हैं, ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पर मिल तो रहा है गाड़ी, वहाँ पे रास्ते हैं या नहीं है। 7वां टेक्नोलॉजी प्रोवाइडिंग वहाँ पे हो रही है नहीं हो रही, वहाँ पे 8वां इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो नहीं हो रही। बेसिकली ये वो फैक्टर हैं जो हमें एक दुकान खोलने में या फिर दुकान खोलने से पहले जो हमारे हेल्प करते हैं, जिनको हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आप ये सब फैक्टर नहीं पढ़ोगे, लेकिन आप वहाँ पे अगर दुकान खोल दोगे, जैसे एग्जांपल लेता हूँ, मैंने अब जब दुकान खोल दिया जंगलों में, तो जंगल में ना बैंकिंग फैसिलिटी ना कुछ फैसिलिटी है, तो क्या बिजनेस चलेगा, नहीं, बिजनेस खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तो सिर्फ 4 क्वेश्चन ये थे इस पेज पे। सॉरी, चलिए अब जाते हैं पेज नंबर 2 पे जाते हैं। पेज नंबर 2 पे आ जाते हैं। चलो पेज नंबर 2 पे हमारा क्या दे रखा है, पेज नंबर 2 पे हमारा देखा है एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजिंग इन द डिटेलिंग स्टेट दी वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ डिस्प्ले। बेसिकली मैंने ये क्वेश्चन में समझा रखा है सेट 1 में, लेकिन मैं जल्दी थोड़ा सा ऊपर बता दें तो उसमें क्या होता है। पहले एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजिंग, ठीक है। डिटेलिंग में क्या होता है विजुअल मर्चेंडाइजिंग, तो पहले हम देख लेंगे विजुअल मर्चेंडाइजिंग क्या होता है। विजुअल मर्चेंडाइजिंग इज अ प्रोसेस इन विच क्या होते हैं, हाँ, अपने दुकान का इन विच वी डेकोरेट और सेटअप आवर स्टोर इन विच वे दैट अट्रैक्ट कस्टमर फ्रॉम फुटफॉल टू, मतलब फुटपाथ टू इन आवर स्टोर। मतलब हम दुकान को ऐसे सजा देते हैं, इतना अट्रैक्टिव बनाते हैं बाहर से कि जो बंदा रोड पे क्यों ना घूम रहा हो, रोड पे ही क्यों ना घूम रहा हो, दुकान में आने का मन क्यों ना हो, लेकिन उस दुकान की अट्रैक्टिव डेकोरेशन देख के दुकान में घुस जाए। अगर आपने दुकान को अपना इतना अच्छा स्टैब्लिश वेल मेंटेन बना रखा है डिस्प्ले के साथ, तो कोई भी कस्टमर जो बाहर की घूम रहा हो, मन हो जिसका मतलब दुकान में आने का मन भी ना हो, और वो अपनी दुकान में घुस जाता है और आपके सेल्समैन अच्छे होते हैं, तो आपके वो क्या सेल करवा देंगे, क्योंकि दुकान में बंदा घुस गया है तो आपके सेल्समैन अच्छे हैं, उसे जल्दी जल्दी कन्विंस कर लेते हैं अच्छे तरीके से,
तो सेल्स हो जाता है, इससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। प्रॉफिट इंक्रीज हुआ बेसिकली हमारा सेल हुई तो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ ना। फिर आता है हमारा क्या, उस ज़रा स्टेट दी वेरियस कंपोनेंट इन डिस्प्ले, ठीक है। तो डिस्प्ले में बता रखा है हमारा कि ओपन गेट कैसे होना चाहिए, विंडो कैसे होना चाहिए, डिस्प्लेइंग बार कैसे होना चाहिए, डिस्प्ले और टीवी कैसे होना चाहिए। डिस्प्ले टीवी दो टाइप के होते हैं, जो बिग वाला डिस्प्ले होता है पता है, प्रोडक्ट डिस्प्ले, एक छोटा सा डिस्प्ले कर, एक दो बड़ा डिस्प्ले करता है मतलब पूरे मॉल में ही, फिर आता है छोटा डिस्प्ले, ठीक है। फिर आता है हमारे क्या, और बहुत सारी चीज़ पूछेंगे इसमें कि क्या क्या पूछेंगे, हमारे स्टैचूज़ होते हैं, फिर हमारे पे स्टैचू होते हैं, फिर हमारे पोस्टर्स होते हैं, हमारे मैगजीन्स होते हैं, हमारे कैसे कैटलॉग्स होते हैं। बेसिकली ये बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे म्यूजिक सबसे मेन होता है। म्यूजिक विजुअल मोनेटाइजिंग में बहुत प्रोसेस क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना म्यूजिक के हम नहीं कह रहे उसे सेल तो कर सकते हैं, लेकिन विथ म्यूजिक लोग सोचते हैं कि दिमाग को सस्ता मतलब सस्ता म्यूजिक कह रहे प्लीजेंट म्यूजिक बजाने से लोगों का दिमाग शांत होता है और वो अपनी शॉपिंग पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। तो म्यूजिक इज ऑल्सो वेरी मेन पार्ट। फिर उस पर हैंगिंग स्टाइल आते हैं, फिर इसमें एक और हैंगिंग स्टाइल कि हमने अपने प्रोडक्ट को कैसे हैंग किया हुआ है, प्रॉपर वे में हैंग है या नहीं है। फिर सिक्स क्वेश्चन आता है इसमें क्या है, हाउ कैन अ रिटेलर इंश्योर दिस सक्सेस इन रूरल रिटेलिंग। तो बेसिकली एक क्वेश्चन नहीं होता, ज़्यादा कुछ नहीं होता, बताता हूँ मैं आपको। रूरल रिटेलिंग क्या होती है, रूरल रिटेलिंग वो होती है, रूरल रिटेलिंग मार्केट वो होते हैं जिसमें बेसिकली हम डेली नीड ऑफ बेसिक का प्रोडक्ट बेचते हैं। डेली नीड ऑफ बेसिक प्रोडक्ट मतलब मिल्क, दूध, चावल, दही, ये सब। तो इसमें हम कैसे अपना कह सकते हैं इंश्योर किया था, मतलब क्या लिखा है, हाउ कैन अ रिटेलर इंश्योर सक्सेस इन इट। बेसिकली हम इसमें सक्सेस कैसे पा सकता है। तो बेसिकली हम अपना जो रिसोर्स मतलब एलोकेशन मतलब कैसे सेटअप और बिजनेस लोकेशन है वो व्यू ध्यान से देख लेंगे कि जहाँ पे हमने तो लोकेशन सेटअप करें वहाँ पे कॉम्पिटिटर मतलब ज़्यादा है या नहीं है, ठीक है नहीं है, और अपनी मतलब बेस्ट कंज्यूमर सर्विस प्रोवाइड करेंगे। बेस्ट कंज्यूमर सर्विस प्रोवाइड करेंगे मतलब इन द सेंस कि जो हमारा कस्टमर आएगा उससे मतलब मतलब प्यार से बातचीत करेंगे और उनका टाइमिंग कन्वीनियंस करेंगे, उनको बिल मतलब बिलिंग में हेल्प कर देंगे, बिलिंग में टाइम नहीं लगाएंगे ज़्यादा, कस्टमर सिलेक्शन प्रोडक्ट में ज़्यादा हेल्प कर देंगे। क्योंकि जो बेसिक नीड ऑफ प्रोडक्ट होता है कस्टमर को चाहिए ही चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आईफोन बेच रहे हैं, अगर आईफोन बेचे तो किसी के पैसे नहीं तो आईफोन लेगा नहीं, लेकिन ये दाल चावल बेच रहे हैं जिसे पैसे नहीं होगा वो भी उधार मांगे दाल चावल देगा, क्योंकि बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन है खाना पीना। हाँ, तो खाने पीने के लिए दुकान चलना ही चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर डू यू थिंक द ई-रिटेलिंग द वैल्यूएबल कंसर्न इन मार्केट। हाँ, फिर आ रहा है ई-रिटेलिंग में से कैसे चेंज करें। बेसिकली तो ई-रिटेलिंग भी इस सेक्टर में घुस गया है। ग्रोफर्स इज द वेरी गुड एग्जांपल। ग्रोफर तो पूरा डेली बेसिक का सामान बेचता है। फ्लिपकार्ट भी मार्केट में है ही, फ्लिपकार्ट भी दाल चावल सब कुछ बेचने लग गया है। तो मतलब कॉम्पिटिशन बेसिकली ई-रिटेलिंग काफ़ी इंक्रीज है। फिर सातवां क्वेश्चन आता है हमारा कि सातवां क्वेश्चन क्या हमारा, देखिए हाउ यू कैन मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ रिटेल स्टोर। तो बेसिकली से 5 पॉइंट है, मैंने इसमें भी पार्ट 1 में भी बताया है। पार्ट 1 में ये क्वेश्चन आ रखा है सेट 1 में ये क्वेश्चन है हमारा, हाँ, कि कैसे परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। तो हमारा चलो अब बताता हूँ, 5 पॉइंट है, मैंने उसमें भी ऐसे जल्दी जल्दी बताया था, तो मैं चलो बताता हूँ उसमें। सबसे पहले हम आता है इसमें, सबसे पहले आता है हमारा इसमें सेल्स लिखिए भाई, सेल्स पर स्क्वायर मीटर, और इसको एक और नाम दे सकते हैं हम, इसका एक और नाम है प्रॉफिट पर स्क्वायर मीटर। बेसिकली हमारा एक सेल्स मतलब एक सेल्स पर स्क्वायर मीटर, इस स्क्वायर मीटर में हमें कितना सेल्स प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट पर स्क्वायर मीटर मतलब एक ही नाम है, एक ही चीज़ नाम तो है। हाँ, जैसे कई लोगों के 2 नाम होता है, इसके भी 2 नाम है। प्रॉफिट पर स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर में हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। फिर हमारा दूसरा पॉइंट आता है हमारा सेल्स पर क्यूबिक मीटर, प्रॉफिट पर क्यूबिक मीटर। इसके भी 2 नाम है, सेल्स पर क्यूबिक मीटर, प्रॉफिट पर क्यूबिक मीटर। मतलब हमें इस क्यूबिक मीटर में कितना प्रॉफिट हो रहा है, इस सेल्स को क्यूबिक मीटर में कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसके भी 2 नाम है, एक मतलब मीनिंग एक ही है। फिर आता है सेल्स पर क्यूब मीटर, प्रॉफिट पर क्यूब मीटर, और सॉरी सेल्स हमारा हो गया ना। फिर आता है सेल्स पर लाइनर मीटर, सेल्स पर लाइनर मीटर, प्रॉफिट पर लाइनर मीटर। बेसिकली हमें इस लाइन के सेल्स ऑफ स्क्वायर लाइनर मीटर पे इतना प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट पर लाइनर मीटर पे इतना प्रॉफिट हमें हो रहा है, ठीक है। फिर यार चौथा आता हमारा ये, चौथा हमारा स्पेस एज बेसिक ऑफ स्पेस लोकेशन। बेसिकली स्पेस एज बेसिक ऑफ स्पेस लोकेशन मतलब इस स्पेस को बेसिकली स्पेस लोकेशन के एरिया से हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है। जो 4 पॉइंट है, और 5 पॉइंट इससे इंटरनेट कनेक्टेड है, इंटर कनेक्टेड है, मतलब सॉरी 5 पॉइंट होता है हमारा कि प्रॉफिट पर एज बेसिक ऑफ लोकेशन, प्रॉफिट पर एज बेसिक ऑफ लोकेशन। बेसिकली में पूरा प्रॉफिट कितना प्रॉफिट हो रहा है पूरे स्पेस लोकेशन को यूज़ करके हमारे इंटरनेट सेक्टर में हमारा ये होता है प्रॉफिट पर एज स्पेस। फिर 5 मार्क्स का है,
5 पॉइंट ही ऐसे बुक में लिखे हैं, 5 पॉइंट एक्सप्लेन कर देंगे जाके। चैप्टर नंबर ऐसे मैंने 5th में से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। आपको पूरा ब्रीफ वीडियो चाहिए था उसका। कह रहा है एक्सप्लेन ब्रीफली द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन रिटेल इंडस्ट्री। बेसिकली भाई साहब पूछना है कि कौन से एक्सप्लेन दी ब्रीफ वेरियस एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी, हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। बहुत सारे टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, POS यूज़ करते हैं, पॉइंट ऑफ सेलिंग टाइम पे जो हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, डाटा कलेक्टर होता है, डाटा माइनिंग होता है, सॉफ्टवेयर होता है हमारा, ठीक है। कंप्यूटर सोर्सेस हम यूज़ करते हैं, हाँ। सेलिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। 5वां रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। बेसिकली बुक में तो 5-6 सॉफ्टवेयर के नाम लिखे हुए हैं, यही 5-6 सॉफ्टवेयर हैं। बेसिकली जो हमारे जो सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हमें रिटेल सेक्टर में डिटेलिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ये दीज आर दोज टेक्नोलॉजी फैक्टर विच हेल्प अस इन डिटेल लिंक प्रोसेस इन रिटेल इंडस्ट्री। हाँ, तो ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें भी। तो ये आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन काफ़ी मेन है क्योंकि इसमें 4 चीज़ पूछी गई है, हमें करने 2 ही चीज़ हैं। हाँ, तो 4 चीज़ बताता हूँ। बेसिकली प्राइवेट ब्रांड एंड नेशनल ब्रांड। मैंने प्राइवेट ब्रांड में बहुत लंबा लेक्चर दे रखा है, मतलब सेट 1 में लेक्चर दे रखा है, और आपने मिस कर दिया तो आगे सेट 1 जरूर देख लेना। उसमें प्राइवेट ब्रांड पर दे रखा है। प्राइवेट ब्रांड बेसिकली ये थे, इन्होंने आते ही मैन्युफैक्चर खत्म कर दिया था, क्योंकि मैन्युफैक्चर अपने मन के चलाते थे। जो वो प्रोडक्ट डील कर बनाते थे वही बेचते थे मार्केट में, और फिर प्रोड्यूसर को लेना, मतलब वेंडर से, मतलब वेंडर पे वही सामान आता था, फिर मैन्युफैक्चर से वही सामान लेना पड़ता था किसी को, रिटेलर को। फिर इसमें ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता। लेकिन प्राइवेट सेक्टर आ गए तो उन्होंने सारा सामान मैन्युफैक्चर से लेकर खुद ही प्रोड्यूस करने लग गए। फिर कंज्यूमर जो था वो सामान उत्पाद करने लगे। नेशनल ब्रांड में से होता है गवर्नमेंट ब्रांड होते हैं बेसिकली, आप ये कह सकते हैं। बैंकिंग फैसिलिटी गवर्नमेंट ब्रांड के अंदर आते हैं। जो गवर्नमेंट बैंकिंग है वो गवर्नमेंट बैंक्स है वो नेशनल ब्रांड्स के अंदर आते हैं। बेसिकली जो बैंक्स गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती है हमको, आते हैं बेसिकली नेशनल ब्रांड के अंदर। फिर आते हैं लीगल इशू रिलेटेड टू डिटेलिंग। हाँ, लीगल इशू। बेसिकली लीगल इशू क्या होता है? लीगल इशू वो होते हैं बेसिकली जिनको हमें अपना क्या होता है, जिनको हम अपना फॉलो करके, मतलब लीगल अपना फॉलो करके अपना बिजनेस सेटअप करते हैं। लीगल इशू इन द सेंस कहता हूँ मैं आपको, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। इसमें हम अपना क्या करते हैं लीगल इशू के अंदर बेसिकली अपना जो भी हमारा क्या है ना, उसको दुकान की जो टाइमिंग होती है, वर्क फोर्स की टाइमिंग होती है। जैसे मैंने एग्जांपल होता है ना आपको, जैसे मैं 10 घंटे मैंने बोला है अपने वर्कर को कि मैं आपको 10 घंटे काम करवाऊँगा, ठीक है, और मैं उसी काम कर रहा हूँ 12 घंटे, क्योंकि दुकान तो 12 घंटे खुलते हैं, डिटेल सेक्टर की तो 12 घंटे खुले होते हैं ना। तो मैं उसको क्या, उसको 10 घंटे को बोल के 12 घंटे काम करवा के उसे 2 घंटे कंपनसेशन नहीं दे रहा। हाँ, तो यही होता है लीगल इशू। जैसे मैं अपना स्टोर का टाइम रखा है 10 बजे क्लोजिंग का, लेकिन मैं सोच रहा हूँ 12 बजे तक प्रॉफिट कमाने के लिए। हाँ, तो ये हमारा ओबे ऑफ लीगल था। तो लीगल इशू ऑफ रिलेटेड टू रिटेलिंग यही होते हैं बेसिकली, जो हमारे जो माल प्रैक्टिस होता है उसको क्लोज करना, जो हमारे सर्विस प्रोवाइडिंग होती है किसको, कंज्यूमर को, वो प्रॉपर वे में करना। फिर आता है हमारा एथिकल डायमेंशंस ऑफ रिटेलिंग। हाँ, तो एथिकल डायमेंशन ऑफ रिटेलिंग सबसे पहले आता है हमारा ये 5-6 टाइप के होते हैं। सबसे पहला लिख देता हूँ। एथिकल स्टैंडर्ड सबसे पहला होता है हमारा बेसिकली जो हम फॉलो करते हैं, मतलब किसके लिए, शॉर्ट सामान बेचने के लिए, कस्टमर के साथ रिलेशन बनाने के लिए, गुड रिलेशन। फिर एथिकल कोड जो कंपलसरी होते हैं बिजनेस को सेटअप करने के लिए। हाँ, फिर एथिकल प्रोडक्ट्स इन रिटेलिंग। हाँ, एथिकल प्रोडक्ट्स इन रिटेलिंग फंक्शन, ये तीसरा पार्ट होता है इसका। और चौथा पार्ट और लास्ट पार्ट होता है इसका हमारा एथिकल रिस्पॉन्स ऑफ अ रिटेल लिंक। बेसिकली एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारा जो रिस्पॉन्स है किसके प्रति, सोसाइटी के प्रति, लीगल एसेट्स से, मतलब लीगल एक्टिविटीज के प्रति वो क्या है बेसिकली। फिर आता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग मैंने आपको बताया था पीछे भी कि प्राइसिंग स्टाइल होता है। ये हमारे बुक में 6 नंबर पे लिखा है प्राइसिंग स्टाइल में साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, ठीक है। ये थोड़ा लंबा आ जाता हूँ मैं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा ही होगा। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग हमारे बुक में 6 नंबर पे लिखा है, लेकिन इसके अंदर में 5-6 पार्ट इन लोगों ने और पढ़ा रखे हैं। तो मैं एक एक करके बता रहा हूँ सारे पार्ट क्या है, कि मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करना हूँ, क्योंकि कई बार अकेले ही वट इज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग अकेले 10 मार्क्स से पूछ लेते हैं लोग कि अकेले ही कि साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या होता है 10 मार्क्स में। तो सबसे पहले आता है प्रेस्टीज प्राइसिंग मतलब जिस कंपनी के प्रोड्यूसिंग के अकॉर्डिंग प्राइस रखना। फिर आता है हमारा रेफरेंस प्राइसिंग आती है। फिर हमारा आता है ऑड इवन प्राइसिंग आती है। फिर बेसिकली हमारी आती है बेसिकली ऑड इवन, हाई टू लो वाला, इवन टू, हाँ, ऑड इवन वाला आया था। फिर हमारा ऑड टू इवन वाला आया था, फिर ऑड इवन टू ऑड आया था।
बेसिकली फिर आता है फिक्स, फिर हमारे लास्ट में आ जाता है फिक्स एंड वैल्यूएबल प्राइसिंग। फिक्स एंड वैल्यूएबल प्राइसिंग मतलब जो प्राइस हमेशा डेली फिक्स रहते हैं और वैल्यूएबल प्राइसिंग हमेशा वैल्यूएबल कर सकते हैं। पेट्रोल इज एग्जाम्पल ऑफ वैल्यूएबल प्राइसिंग, वो हमेशा प्राइस उसका ओपन जो होता रहता है ना। और फिक्स प्राइसिंग जैसे क्या रख लेंगे एग्जाम्पल, फिक्स प्राइसिंग एग्जाम्पल तो ऐसे बहुत कम होंगे। एग्जाम्पल जैसे मैंने बता दिया 5 वाली पेंसिल 5 रुपये की बिकेगी, लेकिन वो कुछ समय बाद 10 रुपये की बिक जाती है। तो फिक्स प्राइसिंग कुछ समय के लिए फिक्स करती है, हमेशा फिक्स नहीं रहती। जैसे आपने एग्जाम्पल ले लिया कि आपने सोचा कि मैं समोसा 10 रुपये बेचूंगा, लेकिन आज समोसा आप 10 रुपये बेच रहे हो, 1 साल बाद आपके आलू महंगे हो गए, मैदे महंगे हो गए, आपने समोसा की दाम 10 रुपये से 12 रुपये कर दिए। हाँ, तो ये प्राइसिंग फिक्स थी स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में ये वैल्यूएबल बन गई। वैल्यूएबल प्राइसिंग होती है जो टाइम से अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, लेकिन पेट्रोल जब वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ वैल्यूएबल प्राइसिंग, क्योंकि डेली चेंज होते हैं। फिक्स प्राइसिंग होते हैं जो डेली चेंज नहीं होते। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही था। हमने लगभग BRL-01 के 2 क्वेश्चन पेपर पूरे कंप्लीट किए हुए हैं, तो मैं लिख भी देता हूँ। BRL-01 के हमने 2 क्वेश्चन पेपर कंप्लीट किए हैं ना, 2 क्वेश्चन पेपर किए हैं और 11 के 11 चैप्टर हमने कंप्लीट करते हैं ब्रीफ वीडियो में। तो हमारा जो BRL-1 का चैप्टर है, टॉपिक है, मतलब कॉन्सेप्ट है, पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है। तो थैंक यू। अब हमारे साथ बने रहे पूरे BRL-1 के साथ। हम जल्दी कोशिश करेंगे BRL-2 भी लाने की। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना अपने क्वेश्चन जो भी हो, और सब्सक्राइब जरूर करना। और जो BRL-1 का स्टूडेंट हो या फिर BRL का स्टूडेंट हो, उसके साथ शेयर जरूर करना कि हमें अच्छा लगा, आपने हमारी वीडियो शेयर किया, हमें हेल्प किया प्रमोट करने में। और हम आपके लिए BR-02 की वीडियो में जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन।